हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप डे 1 का वीडियो देखे होंगे। बहुत बच्चों का प्रतिक्रिया भी आया, कमेंट भी आया, काफ़ी अच्छा लगा। और उसी को देखते हुए आज हम डे 2 का वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। और आज हम लोग कल के जो सेशन हम लोग देखे थे उसके आगे का सेशन हम लोग देखेंगे। चूंकि हम लोग पिछले क्लास में दर्पण तक हम लोग आकर के छोड़ दिए थे। आज हम लोग दर्पण के आगे को भाग को समझेंगे, दर्पण को समझेंगे जो हमारे एक्सरसाइज 1 का है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज का दर्पण जो हमारा बच गया था उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले कवर कर लिया है। जो हम लोग किरण पुंज के बारे में जो हमने कल डिस्कस किया था, कल समझे थे, उसको हमने समझ लिया है। आज हम लोग दर्पण को समझेंगे। दर्पण, देखिए दर्पण बोले तो मिरर, ठीक है। आइए हम लोग मिरर को समझते हैं। मिरर किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फिजिक्स में हम आपको थ्योरी तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जाएगा। जो भी चीजें हैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे सुविधा है, आपको दिखाया जाएगा। दर्पण भी दिखाया जाएगा, लेंस भी दिखाया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम बढ़िया से पढ़िएगा, जो दिक्कत होगा पूछिएगा। बाद में हम जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आप लोग को देखेंगे, आपसे पूछेंगे भी। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं बट कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए पहला है दर्पण। दर्पण हम किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में तो मिरर बोलते हैं। दर्पण इतना कॉमन चीज है कि हम लोग पर डे इसको देखते हैं, जिसको हम लोग ऐनक बोलते हैं। जब भी हम लोग बाथरूम से आएंगे तो बाल झाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं तो दर्पण लगा होता है। मैक्सिमम जगह पे हम लोग दर्पण को देखते ही रहते हैं। तो दर्पण कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, बहुत आसान चीज है। हम लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कहीं भी आपको चमकीला सतह, जब पानी में ताकते हैं, पानी में झांकते हैं, वहां भी आपको अपना चेहरा नजर आता है। बचपन में एक हम लोग कहानी एक पढ़े थे। एक कुत्ते को मांस का एक टुकड़ा मिलता है, वो जब लेकर आ रहा होता है पुल से, तो जब वो नदी में झांकता है तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ती है। तो कुत्ता सोचता है कि कोई एक और कुत्ता है जो मांस का टुकड़ा लिए हुए है, और उसको लालच आ जाता है और वह दूसरे कुत्ते के मुंह से जो मांस का टुकड़ा है उसको छीनने का प्रयास करता है, जिसमें वह भोंकता है और उसके मुंह खुल जाते हैं और उसका खुद का भी मांस का टुकड़ा जो होता है वह पानी में गिर जाता है। तो बचपन में नैतिक जो मॉडल हम लोग को मिलता था, नैतिक शिक्षा जो दी जाती थी, तो हमें बहुत कुछ सिखाता था। एक तो कि लालच नहीं करनी चाहिए, और दूसरे कि उस कुत्ते को मिरर के बारे में जानकारी नहीं था, यानी प्रतिबिंब के बारे में जानकारी नहीं था। हम लोगों को मालूम है कि जब पानी में या दर्पण में हम देखते हैं तो हमें अपनी ही शक्ल दिखाई देती है, अपनी ही परछाई दिखाई पड़ती है। परछाई नहीं बोल सकते हैं, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। परछाई अलग चीज है, उसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हमारा प्रतिबिंब ही दिखाई देता है। तो उसको, वो तो जानवर था, उसे तो मालूम नहीं, इसलिए उसने गलती किया। हम लोगों को सब मालूम है दर्पण, और दर्पण से कमाल की चीजें होती है, ठीक है। तो हम इसी दर्पण के बारे में समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो क्या पानी में जब प्रतिबिंब बना तो क्या पानी दर्पण नहीं है? तो हाँ है। तो दर्पण की तरह है, दर्पण ही है। दर्पण वह होता है जहां से मैं मुझे हमारी प्रतिबिंब दिखाई पड़े, तो दर्पण उसी को कहते हैं। या वह आपका घर का बर्तन हो सकता है जिसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हैं। वो स्टील का चमकीला सतह हो सकता है जिसमें हम अपने फेस को देख सकते हैं। पानी हो सकता है स्वच्छ, जिसमें हम अपनी प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तमाम चीजें होती है जहां हम अपने प्रतिबिंब को देख लें, वो हमारा दर्पण है। तो इसीलिए दर्पण का परिभाषा है। सबसे पहली बात आता है दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसे लिखे। कई बार एग्जाम में भी आए, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखेंगे, आपको मिलेगा। देखिएगा, वह चिकनी, एक तो कि सबसे पहले चिकना होना चाहिए सतह, चमकीली और चमकदार होना चाहिए, तभी तो हमें दिखाई देगा। जो प्रकाश को निश्चित नियमानुसार क्या करे,
परावर्तित करे, जिसका एक भाग क्या हो, कलई किया हुआ हो, वो दर्पण कहलाता है। जैसे हम अपने ऐनक घरों में देखते हैं, जिस जिस पूरा सरफेस ऐसे चिकना होता है, उसके पीछे में देखते हैं तो रंगा हुआ होता है, मतलब कलई किया हुआ पार्ट होता है, तो उसी को हम दर्पण कहते हैं ना। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि दर्पण सर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, चलेगा। दर्पण हम जो बता रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण बोले तो प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण बोले तो स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होंगे या 3 प्रकार के होंगे, जो भी होंगे, हम गोलीय दर्पण को डिवाइड करते हैं। जो आप बोलते हैं ना 3, तो कई बच्चे का कंसर्न होता है कि सर पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जो आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बोलते हैं ना, वह गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत ही आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों किसके अंतर्गत आता है? गोलीय दर्पण के अंतर्गत। और समतल दर्पण ये अकेला है, ये प्लेन है, एकदम बिल्कुल समतल, इसका सतह जो है एकदम समतल है। जैसे एकदम समतल होने का मतलब इस तरह से, और एक तरफ इसको कलई किया हुआ रहता है। देखिए, जब भी दर्पण बनाएंगे तो एक तरफ इसको साइड ऐसे करके दिखाएंगे, ताकि इसका मतलब है कि ये साइड जो है कलई किया हुआ है, और इस तरफ जो है परावर्तक सतह है। याद रखिएगा, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह उसको बोलते हैं जिधर से हम चेहरे को देखते हैं, यानी वस्तु रहता है, उधर परावर्तक सतह की ओर। और कलई किया हुआ पार्ट की तरफ हम वस्तु को नहीं रखते हैं। जब भी वस्तु को रखेंगे तो हम परावर्तक सतह की तरफ रखेंगे। परावर्तक सतह के अपोजिट में कलई किया हुआ भाग रहेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण को हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, देखिए परावर्तक सतह से पहचान में आएगा, कौची से? परावर्तक सतह से। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। घर में अपने सतह को जाके मिरर को ऐसे देखिएगा, बिल्कुल प्लेन दिखेगा, प्लेन एकदम सीधा सपाट, तो समझिए कि वो हमारा समतल दर्पण है। अगर उसका सतह उभड़ा हुआ हो तो वो बाहर की तरफ निकला हुआ हो, इस तरह से, ऐसे इधर से देखना है, परावर्तक सतह इधर से देखना है। देखिए, हम कलई किया हुआ भाग इस साइड दिखा रहे हैं, कलई किया हुआ भाग हम राइट साइड दिखा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड हमारा परावर्तक सतह हुआ। अगर हम इसको ऐसे बना देते, सपोज ऐसे, और इधर हम कलई कर दे, तो अब बताइए कि परावर्तक सतह किधर हो जाएगा? तो लेफ्ट साइड हम कलई किए हैं, यानी कोटिंग किए हैं, तो हमारा परावर्तक सतह किधर हो जाएगा? राइट साइड, इधर हो जाएगा हमारा परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, है ना। अब हम कोई वस्तु इसमें इधर खड़ा करना होगा, हमें चेहरा देखना हो तो हम इधर खड़ा होंगे, इसमें अगर हमें फेस देखना है तो हम इधर खड़ा होंगे। तो समझ रहे हैं, परावर्तक सतह हमारा अपोजिट होता है कोटिंग किया हुआ भाग का, मतलब कलई किया हुआ भाग के। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण आगे की ओर उभरा हुआ होता है, जैसे एक आदमी का, देखिए हमारा तो है नहीं, मोटा आदमी का तोंद निकला होता है ना, तो कैसा पेट दिखता है? ऐसा उभरा हुआ। तो उत्तल दर्पण भी ऐसा ही होता है, उभरा हुआ आगे की ओर, और अवतल दर्पण धंसा हुआ ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, जो जिधर फेस देखना है, और फेस सरफेस का जो है परावर्तक सतह, वो ऐसे धंसा हुआ रहेगा। चम्मच देखते हैं, चम्मच का ये जो पार्ट होता है धंसा हुआ, जिसमें आप खाना रख के हम लोग खाते हैं, वो अवतल हुआ। चम्मच को पलट देंगे जिसका अपोजिट साइड, वो हमारा उत्तल होता है। बस उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इसका सरफेस, और अवतल का धंसा हुआ होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा उत्तल और अवतल। अब यहाँ पे आप लोग बताइए, हमने एक इमेज यहाँ पे बनाया और एक इमेज हमने यहाँ पे बनाया। अब आप बताइए कि कौन अवतल है और कौन उत्तल है। ये ए नंबर और ये बी नंबर, आप बता दीजिए कमेंट में लिख के कि ए जो है अवतल है कि उत्तल है, और बी लिख के बताइए कि उत्तल है कि अवतल है। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि आप समझ गए उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक, चलिए अब आइए हम समतल दर्पण में परावर्तन को एक यहाँ पे इमेज दिखाया गया है कि आखिर समतल दर्पण में
ये हमारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा है ये दर्पण है, ठीक है। इसके नीचे कोटिंग किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कोटेड भाग। चलिए, अब परावर्तक सतह इसका ऊपर हो गया, यहाँ से कोई लाइट ऐसे गुजारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट गुजारा जा रहा है। ये लाइट जब दर्पण पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च लिए हैं, ऐसे जला रहे हैं, तो टॉर्च का लाइट जो यहाँ पे है दर्पण के किसी हिस्से पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दर्पण के जिस पॉइंट पे वो लाइट आके पड़ेगा उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, याद रखिएगा, आपतन बिंदु, ठीक है। और जो लाइट, जो किरणें हमारे दर्पण पे आती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपतित किरण, दर्पण पे आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। दर्पण के जिस भाग पे लाइट आती है, टकराती है, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जब टकराएगी तो टकराने के बाद वह आगे अपने डायरेक्शन को चेंज करके निकल जाएगी, और इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, ठीक है। जैसे आप एक बॉल को दीवार पे मारेंगे तो वो टकराएगा दीवार से और किसी डायरेक्शन में जाएगा, सामने से मारेंगे तो सामने आएगा, थोड़ा तिरछा मारेंगे तो तिरछा जाएगा। कैरम बोर्ड तो सब लोग खेले ही होंगे। कैरम बोर्ड में जब हम गोटी को ऐसा मारते हैं, स्ट्राइगर क्या बोलते हैं ना उसको, स्ट्राइगर, तो जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो उसको देखते होंगे कि अपने तरफ के गोटी को डालने के लिए उसको किस एंगल पे मारे कि वहां से टकरा के वहां जाए। सामने से सामने मारते हैं तो सामने ही आता है। सेम आपका लाइट भी उसी तरह से बिहेव करता है, जिस एंगल पे हम स्ट्राइकर को मारेंगे उसी एंगल पे जाता है, जिसी तरह से लाइट को हम जिस एंगल पे मारेंगे उसी एंगल पे वो परावर्तित होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम काम करता है कि आपतित किरण आएगी और टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी, यानी टकरा के जो लौट जाएगी, तो जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में ही लौट जाएगी। अगर माध्यम ए है और दर्पण के इस साइड में बी है, तो माध्यम ए से दर्पण से टकराया और वापस माध्यम ए की तरफ ही चला गया। दीवार पे बॉल मारेंगे तो दीवार की तरफ से मेरे साइड ही वापस बॉल आएगा। सेम यहाँ भी लाइट वैसे ही करता है रिएक्ट। अब देखिए, अब ये दोनों दर्पण, ये जो है दर्पण, अब दर्पण के सतह के साथ एक काल्पनिक लाइनें होती है जो 90 डिग्री पर खींची जाती है, और एक काल्पनिक लाइन को ही हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। इसको नॉर्मल बोलते हैं अंग्रेजी में, NOR, नॉर्मल, ठीक है। तो ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, और दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जहां पे टकराया दर्पण के जिस भाग पे उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। और यहाँ पे होता है 90 डिग्री के साथ ही हमारा अभिलंब। ये 3-4 याद रखिएगा, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और ये अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन के नियम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं प्रकाश का परावर्तन को भी यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि चूंकि जब समतल दर्पण की बात हो गई है तो हम फिर से इस इमेज को समझने के लिए हम दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए इसी में समझ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें कहा क्या जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। तो हो गया, देखिए आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और अभिलंब भी सब, और आपतन बिंदु भी एक ही तल पे है ना, एक ही सरफेस पे है ना, तो कि हाँ है। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण कहाँ बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं हम लोग आई से सूचित करते हैं, कोण आई, क्योंकि इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल इसीलिए हम लोग आई से सूचित करते हैं। और यहाँ पे कोण आर बनता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, और इसको हम आर से सूचित करते हैं, ठीक है, कोण आर, रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है। तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। जैसे अब ऐसा बात है कि
आपतन कोण पूछ देगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। कभी कभी यहाँ पूछ देता है कोण, ये दे देगा आपको 30 डिग्री, और ए वाला पूछ देता है कि बताइए इसका मान कितना होगा, बताइए तो टोटल हम जानते हैं कि अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 ए हो गया, तो ये कितना एक्स का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 30 90, इतना हुआ 60 और इतना हुआ 30, तो 60 30 टोटल क्या हो गया, 90 हुआ ना। तो कभी कभी यहाँ चित्र में इस एंगल को पूछ देता है, और आपतन कोण इसको नहीं समझना है, ये दर्पण के साथ बनाने वाला कोण आपतन कोण नहीं है, अभिलंब के साथ बनाने वाला कोण आपतन कोण है। फिर परावर्तन कोण भी सेम, दर्पण के साथ बनाने वाला नहीं, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाने वाला कोण हमारा परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपतन कोण बराबर हमारा होता है परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। अब आई से क्यों सूचित करते हैं, क्योंकि आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव एंगल। चलिए दूसरा चीज अब समझते हैं हम लोग, यहाँ तो समझ गए परावर्तन के भी नियम दो समझ गए। अगला आते हैं गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ या अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर में या तो सतह उसका परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ होगा। अभी पता कैसे चलेगा, ऐसे छुइएगा तो पता चल जाएगा कि लग रहा है जैसे बीच में उभरा हुआ है, उठा हुआ टाइप का है, प्लेन नहीं दिखेगा। ठीक है, अब एक कहाँ रहता है, अब गाड़ी के साइड मिरर में जो यूज होता है ना, ट्रक बस वगैरह में आपको अच्छे से दिख जाएगा, बाइक वाला में तो छोटा होता है तो उतना आपको पता नहीं चलेगा कि बीच में उठा हुआ है, वो लगेगा कि एकदम प्लेन ही है, बट प्लेन नहीं है, वो उठा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में, आप आगे पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण जान गए कि गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह या तो उभरा हुआ रहेगा आगे की ओर या अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। परावर्तक सतह मैं बोल रहा हूँ, दो सतह होते हैं दर्पण में, एक होते हैं परावर्तक सतह और एक होता है कलई किया हुआ सतह। तो ये वाला हो गया कलई, ये वाला हो गया परावर्तक, दो पार्ट होगा दर्पण का, शीशे का। चलिए अब आगे बढ़ते, देख लीजिए यहाँ पे देख रहे होंगे गोलीय दर्पण है। एक गोलीय दर्पण कैसे बनता है तो मैं इधर एक बता देता हूँ, आपको बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने एक खोखले गोला ले लिया, अब यहाँ पे देखिए हम इसको कलई कर रहे हैं, आप खुद बताइएगा कि इसमें कौन सा साइड वाला जो है ये आपका उत्तल है और कौन सा अवतल है। हम बीच से यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, दो हमने टुकड़ा ले लिया, खोखले गोले का हमने दो टुकड़ा ले लिया, और थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। चलिए दो छोटा ले लिए, खोखला गोला बनाए थे सबसे पहले, उसका टुकड़ा कर दिए। एक को हम बाहर से कलई कर दे रहे हैं, देखिए इसको बाहर से कलई कर दे रहे हैं, अलग कलर से कर दें, चलिए अलग कलर से कर देते हैं, इसको हम बाहर से कलई कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको बाहर से कलई कर दिए, इसको अंदर से कलई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अंदर से कलई कर दिए, इसके बीच में एगो केंद्र होगा, गोला है तो बीच में केंद्र होगा, जाहिर सी बात है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्या होता है। ठीक है, इस सेंटर है। अब आप बताइए, इसको नाम भी दे देते हैं, इसको M1 M2 P1 P2। अब बताइए आप कि M1 M2 कौन दर्पण है, M1 M2 कौन दर्पण है और P1 P2 कौन दर्पण है, कमेंट में करके जल्दी से बता दीजिए। और देखिए हम बताए भी कि गोला खोखले गोले का भाग होता है, तो खोखले गोले का भाग होता है हमारा, दोनों गोलीय दर्पण बन गया। आपको बताए ही थे कि दर्पण दो होता है, एक समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण से ही देखिए कि हमारा दो गो दर्पण निकल गया, जेकरा में एक होगा हमारा उत्तल और दूसरा होगा हमारा अवतल। अब आप लोग बताइए कि इस दोनों इमेज में M1 M2 और P1 P2 में कौन उत्तल है और कौन अवतल है। ठीक है, अब आप पे छोड़ देते हैं, बाकी आप समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे हम बता देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ तो आ ही गया होगा। आइए दूसरा हम यहाँ पे सभी दर्पण को समझते हैं। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, उभरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। फोटो देख रहे होंगे, इससे भी आप हेल्प लेके उसका आंसर दे दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इस तरफ दिखाया गया है परावर्तक तल यानी परावर्तक सतह, इस तरफ दिखाया गया है कलई किया हुआ तल यानी कलई किया हुआ वाला भाग। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग फटाक से। अवतल दर्पण है ना, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है और नहीं ज्यादा समय बर्बाद करनी।
अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे इस देखिए हम लोग बाहर से कलई की ओर दिया, ये परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक्स्ट्रा में दिया गया है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण जो होता है अंडाकार पार्ट होता है, अंडाकार ऐसे अंडा की तरफ होता है, ओवेल। ठीक है, पाराबोला जो होता है ना, तो उस तरह के पाराबोला शेप का होता है, जिसको हम बोलते हैं परवलयिक दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण गोल ना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण। पूर्ण गोल ना होकर कैसन होगा, अंडाकार होगा, अंडाकार। ये आपका सिलेबस में शायद है कि नहीं, शायद नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो इसका चर्चा कोई नहीं किया गया, बट हमने बता दिया कि यह अंडाकार खोखले का क्या होता है, भाग होता है, पाराबोला होता है। ये समझ लीजिए कि उतले अवतल की तरह होता है, बट इसका कर्व ज्यादा होता है। चलिए, और यहाँ पे अब हम आगे आते हैं दर्पण। उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण जितने कितने प्रकार के होते हैं आप समझ गए होंगे। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लिखिएगा कभी भी एग्जाम में आए तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। परिभाषा लिख दीजिएगा दोनों का, साथ ही साथ लिख दीजिएगा कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को परिभाषित कर दीजिएगा। जो भी 5 नंबर का या 6 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, दर्पण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं परिभाषित करें, उसका प्रॉपर आंसर दीजिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट बना के दीजिएगा, ज्यादा बेस्ट होगा। कोशिश कीजिएगा अगर 6 नंबर का दिया है तो चित्र भी बना दे, पेंसिल से बनाना है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। तो हमने बताया ही परावर्तन मतलब होता है टकरा के लौटना। जिस माध्यम से कोई भी चीज जाएगा टकरा के वापस उसी माध्यम में आएगा तो उसी को बोलते हैं परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश किसी दर्पण यानी कि वस्तु, दर्पण की जगह पे हम वस्तु भी लिखे, क्योंकि बर्तन, हमारा बर्तन एक वस्तु है, दर्पण वस्तु भी तो दर्पण की तरह काम करता है कहीं कहीं, जहां से हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दे, से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, एक रेगुलर और एक इररेगुलर। रेगुलर का मतलब नियमित और इररेगुलर का मतलब अनियमित। अब बताते हैं नियमित अनियमित क्या होता है। नियमित जो कि नियम को पालन करेगा, अनियमित जो कि नियम का पालन नहीं करेगा। नामे से पता चल रहा है, नियम पालन करे वाला नियमित और जो नियम नहीं पालन करेगा वो अनियमित। नियम कौन पालन करता है, जो सतह समतल होगा यानी कि सतह नियमित होगा, तो वहां से प्रकाश के परावर्तन का नियम वो फॉलो करेगा, तो ये होगा हमारा नियमित परावर्तन। अगर हमारा सतह सरफेस ही हमारा ऊपर खाबर हो, तो इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि लाइट जाएगा तो ये टकरा के इसके अकॉर्डिंग नियम का पालन करके लौटेगा, कि कभी एने चल जाएगा या एने आ जाएगा कि करने चल जाएगा। तो इसमें हमको नहीं मालूम चलता है कि जो हमारा सतह अनियमित होता है उसमें परावर्तन का नियम पालन नहीं होता है। जैसे अगर आप बॉल खेल रहे हैं, तो अगर फील्ड समतल है तो ये मालूम है कि बॉल मारेंगे तो किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मैच होता है तो स्टेडियम में आप देखते हैं कि जिधर बल्ला घुमा, जिधर बॉल गया उधर ही बॉल गया। लेकिन अगर हम लोग गांव में खेलते हैं, जो खेतों में खेलते हैं, तो उसमें मिट्टी उबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा जमीन होता है, कहीं नीचा जमीन होता है, तो जब बल्ले से बॉल लगता है तो कहीं टकरा जाता है ऊंचे ईंट से, ढेला से, तो आपका बॉल इधर उधर चला जाता है, मतलब वो पता नहीं चलता है। मैं बॉल के पीछे कोई प्लेयर दौड़ता है और पता चला कि बॉल उधर ना जा करके वापस उधर चला गया। तो क्यों होता है, क्योंकि वहां अनियमित सतह है। वहां सतह जो है सो एक प्लेन नहीं है कि वहां बॉल एक नियम का पालन करके टकरा के जाएगा, नहीं, वो ऐसा होता है सरफेस, कोई प्लेन सरफेस नहीं है कि हाँ इधर जाए तो उधर ही टकरा के जाएगा, नहीं, वो किधर भी चला जाता है, कि वो अनियमित सतह है। तो ये बात समझ लीजिए कि परावर्तन दो तरीके से होते हैं, एक नियमित सतह से होता है तो नियमित परावर्तन, अनियमित सतह से होने वाले को हम क्या कहते हैं, अनियमित। नियमित परावर्तन में नियम का पालन करता है और अनियमित परावर्तन में नियम का पालन नहीं करता है। नियमित सतह यानी कि चिकना से नियमित परावर्तन, अनियमित सतह यहाँ लिख दिए रुखड़ा से अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका आपको नोट्स ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसको अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो वर्मा एजुकेशन सेंटर का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें कोने में 3 लाइन ऐसे बने होंगे, उस पर जाइएगा, वहां पे फ्री मटेरियल लिखा होगा, उस पर जाइएगा तो आपको फ्री में डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और टेस्ट तीनों की वहां पे फ्री में सुविधा दी गई है। आप उसको वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। आप सभी को मालूम है प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश जिस नियम का पालन करते हुए, क्योंकि प्रकाश कोई नियम को पालन करके ऐसे टकरा के जाती है ना, तो जिस नियम का पालन करते हुए दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। यह दो प्रकार का नियम, नियम के गो होता है, दो गो। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम? दो गो। परावर्तन और अपवर्तन, जो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे अपवर्तन, उसका भी दो ही नियम होता है। उसका भी कितना नियम होता है? दो। अपरावर्तन के भी कितना नियम है? दो। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, दोनों का दो ही होता है लेकिन नियम अलग अलग है। तो पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। हमने पहले बता दिया, समतल दर्पण जब पढ़ा रहे थे तो वहां हमने इसको बता दिया है नियम के बारे में। वहां जाके देख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि इधर नियम क्या है कैसे है, तो आप वहां समझ लीजिएगा, पीछे वीडियो करके चले जाइएगा। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण कहाँ बनता है? तो देखिए यहाँ बताए ही थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है, इसको आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, इसको हम आर से सूचित करते हैं। आई क्योंकि इंसिडेंट एंगल होता है, आर क्योंकि रिफ्लेक्टिव एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे। चलिए, आई होप अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपको छाया के बारे में, दर्पण के कुछ ज्यामितीय बिंदु है उसके बारे में, जिसमें ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, ये तमाम चीज के बारे में हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए आपको दर्पण के कुछ बेसिक जो हैं उसके इन सब चीजों को समझना होगा, तब इसके बाद हम प्रतिबिंब के निर्माण, प्रतिबिंब के रचना, वो सब चीजों को देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे देखिए, हमें समतल दर्पण में परावर्तन को एक दिखाया गया है, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अवतल दर्पण में हमें दिखाया गया है एक प्रतिबिंब के निर्माण को। ठीक है, प्रतिबिंब के निर्माण को यहाँ पर हमने अवतल दर्पण में देख रखा है। देखिए कलई किया हुआ भाग है। यहाँ पे देखिए समानांतर आती प्रकाश की किरणें हैं। ये किरणें कहीं टॉर्च से, कहीं लाइट से, सूरज का ऐसा आ रहा है दूर से। ये हमारा अवतल दर्पण है। समानांतर किरणें दर्पण से टकराती है और वापस टकरा के इस दिशा में मुड़ जाती है। ये जहाँ पे दोनों आकर के किरणें कट रही है, ये मुख्य फोकस कहलाता है। और यहाँ दर्पण जो जिस गोले का बताए थे कि ये खोखले गोले का भाग होता है, तो जिस गोले का ये सेंटर होता है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दर्पण का जो बीचे बीचे जो पार्ट होता है, जो वक्रता केंद्र से होकर के जो एक सीधी किरणें जाती है, उसको ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा ध्रुव होता है। यहाँ एम और एम डैश लिख देंगे तो ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा, द्वारक। ठीक है, और ये हमारा जो मुख्य फोकस से होकर के जो जा रही है वक्रता के अंदर, मुख्य फोकस और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो सीधी किरण है, इसका हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो हम लोग इस सब को बारी बारी से स्पेशली समझेंगे। यहाँ मैं एक रेंडमली आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है, और इस तरह से प्रतिबिंब निर्माण के हम लोग को भी समझेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये उत्तल दर्पण है, इधर कलई किया हुआ पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए समानांतर किरणें आ रही है, समानांतर किरणें आ रही है अनंत से। यहाँ पे टकरा के देखिए इस जगह पे मिलना चाहिए, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा मिल तो इधर रहा है क्योंकि दर्पण का परावर्तक सतह इधर है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा करके इसे डॉट डॉट से इधर किया गया है, जैसे कि इधर लगे कि यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे बनता है आभासी प्रतिबिंब। असल में कटेगा इधर, लेकिन लग रहा है कि बनेगा इधर। कटेगा तो इधर है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे उस साइड तो लाइट पार नहीं होगा। ठीक है, लाइट उस साइड पार नहीं होगा, लेकिन लगता है अगर यहाँ से कोई अपना आंख रख के उस लाइट को ताके तो उसको लगेगा कि ये लाइट इसी जगह पे आ रही है। ठीक है, सामने यहाँ। और इस तरह से उत्तल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब। इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के बनेगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज। इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं,
जो पर्दे पर प्राप्त होता है वह वास्तविक होता है कि काल्पनिक, कैमरे में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वास्तविक बन रहे हैं कि काल्पनिक, तो हम आंख के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है वो सब चीज हम लोग प्रतिबिंब को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे वस्तु को रख के देखेंगे कि किस दर्पण के किस जगह पे रखने पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, और उसका आकार देखेंगे, प्रकृति देखेंगे और स्थान देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम डे 3 में कवर करेंगे। क्योंकि देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें थोड़ा टाइम लेंगे। फर्स्ट चैप्टर में टाइम लेने का मकसद ये है कि अगर फर्स्ट चैप्टर हम बारीकी से समझ जाएंगे तो सेकंड चैप्टर पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान होगा और उसको समझना भी बहुत आसान होगा, क्योंकि पहला चैप्टर से रिलेटेड है दूसरा चैप्टर। अगर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमें अगले चैप्टर में बहुत परेशानी होगी, डाउट होगा और बहुत सारे कंफ्यूजन भी होंगे। तो ठीक है, तो आप उसको बारीकी से पढ़िए, थोड़ा समय दीजिए हमने जो बोला है। और लास्ट में एक मोटिवेशन आपके लिए, शोरगुल मचाने से नाम नहीं बनता, काम ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छा जाए। तो हमें पहले से कुछ नहीं हल्ला करनी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम इतना मार्क्स लाएंगे, ठीक है। बस हमें खामोश होके अपनी तैयारी पे फोकस करना है, अपने पूरे समय को अपनी तैयारी में लगा देना है, अपना खुद का निर्माण करने में लगा देना है, बंद कमरे में अपने आप को अपने लिए लड़ना है, किसी दूसरे से लड़ना नहीं है, खुद से लड़ना है कि हमें कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ पा लेना है। तो खामोशी तो शांत से करिए, शोरगुल नहीं मचाइए। जब अखबार में आएगा तो ऑटोमेटिक शोर मच जाएगा। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि आप ही के संस्था से हमारे स्टूडेंट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि लोग आज अखबारों में भी उसे देखते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को वैसे विद्यार्थियों से भी मिलवाऊंगा कभी। जब आप बोलेंगे कि सर मिलना है तो मैं जरूर उनको बुलाऊंगा जो अखबार में भी आ चुके हैं, और उनके बारे में आप खुद उनसे उनके जुबानी उनके शब्दों में आप समझेंगे कि वो लोग अपने कैसे बिना शोरगुल किए हुए कैसे बंद कमरे में तैयारी किए और आज अपने माता पिता के साथ अपना खुद का, टीचर का, गुरुजनों का, भाई बहन सभी का वो लोगों ने अपना मान बढ़ाया है। तो ठीक है, मैं फिर अगले सेशन में मिलता हूँ आपको, और तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चला कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। और आप हमें अपने एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर जुड़ते हैं तो आप अपना नाम और एड्रेस भी बता दें कि कहाँ से हैं। बस नाम और एड्रेस, फुल एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम और अपना जिला का नाम या कहीं भी जहाँ से हैं वो एड्रेस बता दें, ठीक है। और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, और ताकि आप उस पर भी आपको नोट्स, फ्री नोट्स वगैरह, आपको बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री में उपलब्ध होंगे। मैक्सिमम चीज़ आपको फ्री में देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।